स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि निम्न में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। यानी कि वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसे कि विरोधों का मिश्रण बताया गया है। और ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड ऑप्शन रहेगी बलबन, थर्ड ऑप्शन रहेगी इब्राहिम लोदी और फोर्थ ऑप्शन रहेगी अलाउद्दीन खिलजी। और आंसर की बात करें हम तो आंसर इसका हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। और बात करें हम मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। इसका वास्तविक नाम जूना खान था और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली में एक गद्दी पर बैठा था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक जो था सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु इतिहासकारों ने कहा है। और बात करें कि इसके कार्य क्या थे, तो कार्य विशेष तौर पर इन्होंने टैक्स वृद्धि की थी और टैक्स वृद्धि उन क्षेत्रों में कर दी जहां पर अकाल और प्लेग फैला था। इसके साथ ही राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जो कि इनका सही कार्य नहीं था। इसके साथ ही इन्होंने मध्य एशिया का अभियान किया और बाद में उसी शासक के साथ इनकी यानी कि मित्रतापूर्ण संबंध हो गए, तो वो भी कार्य इनका सही नहीं हुआ। और लास्ट इनका कार्य था कि सांकेतिक मुद्रा चलाई, यानी कि सोने और चांदी के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, जो कि भारी मात्रा में यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था में या समाज में लोगों ने अपनाने यानी कि बनाने शुरू कर दिए नकली, और जो कि इनका ये कार्य भी सफल नहीं रहा। इसके साथ ही हमारा एचपी टेट का क्रैश कोर्सेज शुरू हो रहा है, जिसके के लिए मॉर्निंग और इवनिंग बैच स्टार्ट हो गए हैं और आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एपीसी एकेडमी में। और इसके साथ एपीसी एकेडमी में न्यू बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, क्लर्क, जेओए, जेबीटी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के भी नए बैचेज शुरू हो रहे हैं। इनके लिए आप दिए गए नंबर पर इनकी कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पर और हमारी एपीसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन रहेंगे जलालुद्दीन खिलजी, खुसरो खान, मुबारक खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। और आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसास था और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व और मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई, यानी कि दो प्रकार के अन्य टैक्स लगाए, जिनका नाम है चराई कर और दूसरा कर जो था जिसका नाम है गड़ी कर। यानी कि चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर यानी कि एक प्रकार का हाउस टैक्स होता था। इसके साथ ही सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, यानी कि सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि उनका आकार कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके साथ ही घोड़ों को दागने की प्रथा इसलिए चलाई ताकि सेना में अच्छे घोड़े शामिल हो सकें, और जो कि नकली घोड़े होते हैं या कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनको यानी कि सेना में जगह ना मिल सके, स्थान ना मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन रहेंगे खिजर खां, बहलोल खान, निजाम शाह या मोहम्मद बिन फरीद। और आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास रहेगा खिजर खां, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। बात करते हैं हम खिजर खां की, तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके, यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और उपाधि धारण की रैयत आला की, तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बनकर ही शासन किया। यानी कि जब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो खिजर खां ने उनकी सहायता की, तो तैमूर ने खुश होकर उन्हें लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी दे दी, जिसका कि सूबेदार कौन बना, खिजर खां बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मोहम्मद शाह, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इब्राहिम लोधी। और ऑप्शन आंसर रहेगा हमारे पास से बहलोल लोधी के बारे में। बात करते हैं हम बहलोल लोधी की, तो बहलोल लोधी अफगानों की साहूखेल शाखा से संबंधित था। बहलोल नाम का सिक्का चलाया, यानी कि बहलोल नाम का सिक्का बहलोल लोधी ने ही चलाया था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, यानी कि दिल्ली पर शासन करने वाला ये आखिरी वंश था और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन रहेंगे 1526 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में। और ऑप्शन रहेगी ए, यानी कि 1526 ईस्वी में। बात करते हैं कि ये युद्ध किस किस के मध्य में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तुगलमा युद्ध नीति होती है यानी कि सेना को आगे दो भागों में बांट देना और चक्कर के रूप काटकर सेना आगे यानी कि शत्रु पर आक्रमण करती है।
तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी इसमें प्रयोग किया गया था, यानी कि दो सेना के आगे और पीछे बीच में तोपों को रखकर यानी कि उनको सजाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता है। इसके साथ ही इस युद्ध के बाद यानी कि बाबर ने चांदी का सिक्का जिसका नाम है शाहरुख नाम का सिक्का चलाया और प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक सिक्का दान में दिया और कलंदर की उपाधि इसमें धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? हवेनसांग चीन, फाहियान मलेशिया, मेगास्थनीज ग्रीस और इबन बतूता मोरक्को। और इसमें यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, इसके आंसर की बात करें हम तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि फाहियान। फाहियान मीन्स मलेशिया तो नहीं, फाहियान कहाँ से थे, ये भी चीन कंट्री से ही थे और चीन से ही हवेनसांग भी चीन से थे, मेगास्थनीज ग्रीस से थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर आए थे और इबन बतूता आए थे मोरक्को यानी कि मोरक्को से। और बात करें ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल में और मोरक्को बात करें इबन बतूता ने लिखी थी बुक रहला यानी कि जो कि अरबी भाषा में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन रहेगी किताब उल हिंद, नेक्स्ट रहेगी पुस्तक उल हिंद, पुस्तक उल हिंद या रहेगी किताब उल हिंद। और आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए किताब उल हिंद। बात करते हैं हम किताब उल हिंद के बारे में तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल-बरूनी के द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म दर्शन त्योहारों खगोल विज्ञान रीति रिवाजों तथा प्रथाओं सामाजिक जीवन का विवेचन किया गया है। बात करें कि किताब उल हिंद को ही यानी कि 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अल-बरूनी की बात करें तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान था। नेक्स्ट बात करें हम चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन रहेंगी हमारे पास मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अशोक के द्वारा या नरसिम्हा के द्वारा। और ऑप्शन रहेंगी आंसर हमारे पास ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करते हैं तो इन्होंने चार मीनार हैदराबाद में स्थित स्मारक है। चार मीनार अपने चार भव्य मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है जो कि भारतीय इस्लामिक स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसे मूसी नदी के तट पर 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था और भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। इसका प्राचीन नाम भाग्यनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। और ऑप्शन रहेगी डी इसका आंसर रहेगा अकबर। बात करते हैं हम कि अकबर ने 1582 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही बात करें कि इनके बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों में 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख की बात करें तो भानुगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था उनके एरण अभिलेख में मिलता है जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में यानी कि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, बाबर, अकबर या हुमायूं। और ऑप्शन आंसर रहेगा हमारे पास बी बाबर। बात करें हम बाबर की तो बाबर का समकालीन जो था कृष्णदेव राय थे। बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में कृष्णदेव राय का भी वर्णन किया है। यह पुस्तक यानी कि किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में और इसमें मुंबई यान पद शैली का प्रयोग किया गया है। बात करें कि उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट और जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन रहेंगे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन रहेगी बी यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करें हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो नेहरू ने यानी कि 14 और 15 अगस्त आधी रात को इनके अपने भाषण में कहा था कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो आधी रात को घंटे की टंकार पर यानी कि भारत अपनी प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। इसके बाद संसद को संबोधित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनके जन्म को यानी कि 5 सितंबर 1888 को यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वायसराय के कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और ऑप्शन रहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तेज बहादुर सप्रू, सैयद अली ईमान या पी.एस. शिव स्वामी अय्यर। और आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बात करें हम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में तो 1909 के
भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने के लिए वायसराय को अधिकार दिया गया था, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहले भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख अधिवक्ता और राजनेता थे। इसके साथ ही वह बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर थे, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसके विरोध में शुरू की गई थी? और आंसर रहेंगे हमारे पास कॉर्नवालिस, क्लाइव, किलंट या कर्जन। और आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में, यानी कि जिसको कि कहेंगे हम स्थायी बंदोबस्त, लागू किया था। और इस अधिनियम के माध्यम से यानी कि जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और ये 3 क्षेत्रों में लागू था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और वाराणसी के प्रांतों में ये लागू किया गया था। इसके साथ ही स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का अन्य नाम भी है जमींदारी व्यवस्था, यानी कि इसका नाम एक जमींदारी है। एक नाम इसका इस्तमरारी भी मिलता है, यानी कि इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था को यानी कि इस कानून को सूर्यास्त कानून के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जिस दिन इस कानून के टैक्स के लिए कोई दिन निर्धारित किया जाता था तो सूर्यास्त से पहले सारा टैक्स यानी कि गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा करवाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के जलियांवाला बाग में को हुआ था, यानी कि ये कब हुआ था? और ऑप्शन रहेंगे 13 अप्रैल 1919 को, 13 अगस्त 1867 को, या 17 मार्च 1909 को, या 4 मई 1929 को। आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा हमारे पास इसका 13 अप्रैल 1919 को। वैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए 2 नेताओं और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में भी लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। एकत्र होने का कारण था कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के रॉलेट एक्ट के विरोध में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस समय अमृतसर में यानी कि मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया और जलियांवाला बाग में इनके जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उन पर गोलियां चलाई गई। इसमें महिलाएं, बच्चे और बहुत से लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 389 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ऑप्शन रहेंगे विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस या जॉर्जियस। और आंसर हमारे पास रहेगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस भारतीय एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। बाद में भगवत गीता का अनुवाद अन्य यूरोपीय भाषाओं जैसे जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? अप्रैल 1920 से फरवरी 1922 तक, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, या जून 1920 से दिसंबर 1922 तक, या दिसंबर 1920 से जून 1922 तक। तो आंसर हमारे पास रहेगा सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, यानी कि ऑप्शन बी। बात करें हम सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पंजाब में किए गए अत्याचारों के विरोध में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी नामक स्थान में हुए हिंसक कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। चौरा-चौरी कांड की बात करें तो चौरा-चौरी में यानी कि भीड़ ने पुलिस चौकी में 22 जवानों को बंद कर दिया था और आग लगा दी थी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।